नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम क्लासेस बीकानेर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे साझा के दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। प्री लेवल के एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ उच्च स्तर के प्रश्न पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हैं। ज़्यादातर मेंस लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाए इसलिए हम इसके थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। आज हम 16वें क्वेश्चन से आगे इस सेशन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साझा है, उच्च स्तर के प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आप पूरा ध्यान आपको बोर्ड पे देना होगा, तब जाकर के इन सवालों को आप समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो सवाल क्या है। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया। ध्यान से समझना हर सवाल को। ए ने 4 महीनों के लिए पैसा लगाया, वह 1/8 भाग लाभ का दावा करता है, मतलब 1/8 लाभ का दावा करता है। बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया, वह 1/3 भाग लाभ का दावा करता है। जबकि सी ने 7800 रुपए 8 महीने के लिए लगाए, मतलब सी की पूंजी दे रखी है। बताओ सी की पूंजी कितनी है, 7800। बस इस सवाल में एक ही डाटा हमें काम का दिया हुआ है कि सी ने 7800 रुपए की पूंजी लगाई है, तो आपको बताना है ए की पूंजी और बी की पूंजी। इससे पहले हमने जितने भी प्रश्न पढ़े थे उनमें पूंजियां हमें लगभग दे रखी थी, लेकिन इस प्रश्न की खास बात यह है कि इसमें एक पूंजी दे रखी है और उससे 2 पूंजियां हमें निकालनी है। तो हमें सबसे पहले किसका अनुपात निकालना पड़ेगा? हमें सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकालना पड़ेगा। और पूंजी का अनुपात निकालने के लिए लाभ के अनुपात में किसका भाग लगता है? समय के अनुपात का भाग लगता है। तो सबसे पहले हम लाभ का अनुपात निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम लाभ की कल्पना करेंगे। देखो लाभ की कल्पना कैसे करेंगे? 1/8 भाग, देखो ए का लाभ कितना है, 1/8, तो इसका हर कितना है, 8। और बी का लाभ कितना है, 1/3। तो हम सबसे पहले ये तो सोचें कि कुल लाभ कितना है। देखो कुल लाभ कितना है, 8 और 3 का लघुत्तम कल ही समझाया था। कुल लाभ है, जब भी आप कुल लाभ की कल्पना करेंगे तो ये हरों का एलसीएम होता है। जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले कुल लाभ मानो। कुल लाभ तो हरों का एलसीएम होगा। तो कुल लाभ कितना होगा, 8 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। तो कुल लाभ हमारे पास 24 आ चुका है। अब लाभ को हम आसानी से बांट देंगे। देखो लाभ को कैसे बांटेंगे, अब सवाल को मैं सोल्व कर रहा हूं। देखो इधर आ रहा हूं मैं, ए, बी और सी, क्योंकि हमें पूंजियां दे रखी है, एक की पूंजी दे रखी है, समय दे रखे हैं। तो देखो सिस्टम से लिखें सवाल को हम कैसे करें। सबसे पहले मैं ऊपर लिखूंगा लाभ का अनुपात। अब लाभ का अनुपात मेरे पास आ गया। देखो कुल लाभ की मैंने कल्पना करी, कुल लाभ कितना है, 24। अब ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, कितना लाभ मिला, 1/8। तो 24 का 1/8 कितना होता है, इसका मतलब ए का लाभ तो 3 ही। देखो 3 कहां से आया, कुल लाभ 24 है, 24 का 1/8 हो गया 3। बी का लाभ बताओ। बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया, वह 1/3 भाग लाभ कमाया। तो 24 का 1/3 क्या होता है, 8। ये बी का लाभ हो गया। अब हम सी का लाभ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो सी का लाभ कैसे आएगा, कुल लाभ 24 है, कुल लाभ तो 24 है, उसमें से लाभ बंट गया 3 और 8 11। देखो कुल लाभ 24 है, 24 में से 11 लाभ तो गया, तो सी का लाभ कितना बचा, 13। तो ये तो मेरे को पता लग गया कि तीनों के लाभ का अनुपात 3:8:13 है। और समय का अनुपात आपको दिया हुआ है। देखो समय का अनुपात आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समय तो दिया हुआ है सवाल में। ए है वो कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए पैसा लगाता है, तो ए का समय 4 है। बी का लिखो। बी 6 महीने के लिए पैसा लगाता है, तो बी का 6 है। और सी है वो 8 महीने के लिए, देखो 7800 रुपए ये तो पूंजी है सी की, 8 महीने के लिए पैसा लगाता है, तो ये हो गया 8। तो ये किसका अनुपात आ गया बताओ, ये समय का अनुपात आ गया। इसको काट के सरल भी कर सकते हैं भाई। अब देखो ध्यान से समझना, अब मैं किसका अनुपात बना सकता हूं, अब आसानी से मैं पूंजी का अनुपात बना सकता हूं।
मैं पूंजी का अनुपात ही क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को सी की पूंजी दे रखी है। बताओ पूंजी का अनुपात कल ही तो समझाया था, लाभ के अनुपात में किसका भाग लगेगा, समय का अनुपात। कल आपको समझाया था जो लाभ होता है वो पूंजी गुणा समय होता है, जो लाभ होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। अब हमें तो पूंजी का अनुपात चाहिए, तो लाभ के अनुपात में किसका भाग लगेगा, समय के अनुपात का भाग लगेगा। तो लाभ का अनुपात कितना है, 3, 3 में भाग लगाओ तो हो गया 3/4। इधर देखो 8/6 मतलब कट गया, 8/6 मतलब 4/3, ये हो गया 13/8। अब ये तो फ्रैक्शन में है, अनुपातों को सरल कैसे करेंगे, 4, 3 और 8 का लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 24, तो 24 से गुणा कर दो, ये लो गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास कौन सा अनुपात आ जाएगा, पूंजियों का अनुपात। बताओ एक ही पूंजी, 4 का भाग लगाओ, देखो 4 6 24, 4 6 24, 6 3 18। बी की पूंजी बताओ, 3 8 24, 8 चौक 32। सी की पूंजी बताओ, 8 3 24, 13 3 39। ये हमारे पास तीनों की पूंजियों का अनुपात आ गया। इसका मतलब ए की पूंजी 18 है, बी की पूंजी 32 है और सी की पूंजी 39 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब तो सवाल हमारे देखो हाथ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, किसकी पूंजी दे रखी है, देखो सवाल में ये दिया हुआ है सी ने 7800 रुपए लगाए हैं, इसका मतलब सी की पूंजी कितनी है, 7800 रुपए। बस यही इंपॉर्टेंट था, सी ने 7800 रुपए लगाए हैं तो सी की पूंजी 7800 रुपए है। और यहां सी की पूंजी कितनी है, सी की पूंजी 39 है। तो प्रश्न सोल्व हो गया, 39 बराबर हो गया 7800, एक इकाई बराबर 200। और फिर हमें पूछा है ए की पूंजी बताओ, बी की पूंजी बताओ। तो ए की पूंजी कौन बताएगा, ए की पूंजी 1 बराबर 200 और ए का जो अनुपात है वो तो 18 है, तो हम 18 से गुणा कर देंगे। 18 गुणा 200, इसका मतलब ए की पूंजी तो कितनी है, 3600 रुपए है। बी की पूंजी कौन बताएगा, बी की पूंजी 1 बराबर 200 है और बी की पूंजी तो 32 है, तो हम 32 से गुणा कर देंगे। तो 32 गुणा 200, तो बी की पूंजी कितनी आ जाएगी, 6400 रुपए। तो इस सवाल को आपने बड़े ही ध्यान से समझा होगा कि सवाल में सबसे पहले लाभ की कल्पना की गई। कुल लाभ मान लो 24 है, तो 24 के 3 हिस्से कर दिए, ए को मिलेगा 3, बी को 8, सी को 13। और समय हमें दिए हुए हैं, समय का अनुपात है 4 महीने, 6 महीने और 8 महीने। और मैंने कल आपको समझा दिया था कि जो पूंजी होती है वो लाभ के अनुपात में समय के अनुपात का भाग लगता है। तो 3/4, 8/6 मतलब 4/3 और 13/8। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन में है, भिन्नों में है, तो हम एलसीएम से गुणा करके इसको सिंपल कर सकते हैं। 24 से गुणा किया तो ये आ गया 18, 32, 39। अब हम क्या करेंगे, हमें एक सवाल में छोटा सा क्लू दिया हुआ है, कौन सा, सी ने 7800 रुपए लगाए हैं, इसका मतलब सी की पूंजी 7800 रुपए है। सी की पूंजी 39 बराबर 7800, 1 बराबर 200, तो ए की पूंजी आ जाएगी, बी की पूंजी आ जाएगी। तो थोड़े से उच्च स्तर के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन ऐसा ही और लेते हैं। 17वां क्वेश्चन देखो आप, क्या कहता है सवाल, ए और बी ने कोई चारागाह 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए चराता है, शेष 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय चरा सकता है यदि बी का किराया ए का 3/2 गुना है। तो जब भी किराए वाले प्रश्न आते हैं तो इसमें लाभ होता है ना, वह किराए का काम करता है। पहले हम लाभ को बांटते थे, अब हम किसको बांटेंगे, चारागाह का कुल किराया कितना है उस कुल किराए को बांटा जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, लाभ का अनुपात कितना है, मतलब लाभ का ही दूसरा नाम किराया होता है। ध्यान रखें, चारागाह वाले सवालों में जो लाभ होता है ना, लाभ इसका मतलब है किराया।
जो किराए का अनुपात होता है ना वही लाभ का अनुपात होता है। तो किराए का अनुपात तो दे रखा है, बी का किराया ए का 3/2 गुना है। देखो बी का किराया ए का 3/2 गुना है। इसका मतलब क्या हो गया, या ऐसे समझ लो बी का किराया ए का 3/2, पहले बी आया है तो बी का किराया तो 3 है, ए का कितना है 2। देखो आपको मैंने सीधा भी समझाया था एक बार, जो बी का किराया है वो किसका, ए का 3/2 है। जो पहले आता है वो अंश होता है, इसका मतलब बी का किराया तो 3 है और ए का किराया 2 है। ए का किराया 2 है और बी का किराया कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए का किराया बटा बी का किराया आप ज्ञात कर सकते हैं। ए का किराया तो 2 है और बी का किराया कितना, 3 है। ये जो लाइन है वो लाभ का काम करेगी। इसका मतलब ए का लाभ तो 2 है और बी का लाभ कितना है, 3। ए का लाभ 2 है, बी का लाभ 3 है। और आपको शुरू में मैंने कुछ छोटे प्रश्न कराए थे, C1 T1 बराबर C2 T2, वह बराबर होता था किसके, P1 P2। यहां जो पूंजियां होती है ना वो जानवरों की संख्या को बताती है। देखो कंसेप्ट मैं आपको करवा चुका हूं, कौन सा मैंने आपको समझाया था, क्या C1 T1 बटा C2 T2 बराबर P1 बटा P2। यही कंसेप्ट इसमें लगेगा। P1 बटा P2 का मतलब जो लाभ होता है ना वो तो किराए का काम करता है। और ये C1 C2 यहाँ पूंजियां नहीं होती है, यहाँ पूंजियों का मतलब होता है कितनी गायें चरा रहा है, कितने जानवर वो चरा रहा है। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, C1 पूंजियां नहीं होती है, यहाँ जानवरों की संख्या को बताता है। तो C1 का मतलब ए ने कितने जानवर चराए, ए उसमें 100 गाय चराता है, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो C1 कितना है, 100। देखो 100 गाय चराता है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। अगला शेष 2 महीने के लिए, इसका मतलब T2 तो 2 है, बी उसमें कितनी गाय चरा सकता है हमें पता ही नहीं है। मान लो उसने X गाय चराई, कितने महीने के लिए, शेष महीने के लिए। टोटल 10 महीने के लिए किराए पर लिया गया, उसमें से 8 महीने तक कौन चरा रहा है। सवाल कहता है कि ए 100 गाय 8 महीने के लिए चराता है, तो ए ने 8 महीने के लिए चराई और शेष 2 महीने के लिए उसमें बी चरा रहा है, तो शेष 2 महीना बचा, तो T2 तो 2 है। तो ये हो गया C1 T1 बटा C2 T2 बराबर मैंने सिखाया था P1 बटा P2। ये जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो किसका काम करता है, वो किराए का अनुपात होता है। मतलब लाभ का अनुपात बराबर किराए का अनुपात। तो किराए का अनुपात है 2/3। और ये सवाल हमारा सोल्व हो गया। अब कैसे करोगे इसको, या तो वज्र गुणा कर लो या काट लो, आपकी मर्जी है। इधर देखो, या तो चलो काट के बता देता हूं। वज्र गुणा करोगे ना, 2 × 2 4x, ये देखो 800 × 3 2400, 4x बराबर 2400 आ चुका है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 600। तो कितनी गाय चराई, बी ने 2 महीने के लिए 600 गाय चराई। तो किराए का प्रश्न जब भी आपके समक्ष आता है तो लाभ का अनुपात बराबर होता है किराए का अनुपात। कंसेप्ट वही लगेगा, C1 T1 बट्टा C2 T2 बराबर होता है P1 बट्टा P2। लाभ का मतलब होता है किराए का अनुपात और C1 C2 का मतलब होता है कितने जानवर चरा रहा है। जानवरों की जो संख्या होती है वो पूंजियों की तरह व्यवहार करती है। जैसे यहाँ C1 कितने जानवर, 100 गाय। C2 हमें पूछे गए हैं, तो ये भी अच्छा प्रश्न होता है, जानवरों की संख्या से संबंधित ये सवाल था। चलिए ऐसा ही एक चमचमाता क्वेश्चन और लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चनों का हम लेवल बढ़ाते हैं। ये उच्च कौशल के प्रश्न है। इधर देखो, ए व बी ने 50,000 और 20,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। ए और बी ने 50,000 और 20,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। ए काम के साथ साथ कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है। मतलब ए काम तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा और लेगा। मतलब इसको सक्रियता कहते हैं। ये कलाकार आदमी है, सक्रिय साझेदार है ऐसा। ए काम के साथ साथ कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है और शेष लाभ को, मतलब जो बचा हुआ लाभ है,
दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपये अधिक लाभ मिला। ये 38,000 क्या है? ये ए और बी के लाभ का अंतर है। देखो ए को बी से 38,000 रुपये अधिक लाभ मिला, तो ए और बी के लाभ का अंतर कितना है? 38,000 रुपये है। आगे क्या है? तो कुल लाभ आपको बताना है। देखो ऐसा प्रश्न कैसे करते हैं, पहले हम कुल लाभ की कल्पना तो करें कि कुल लाभ कैसे करेंगे। देखो ध्यान से समझना है सवाल कैसे करेंगे। एक लाइन दे रखी है, ए कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है और लाभ को बांटेंगे किस में? पूंजियों के अनुपात में। तो पहले पूंजियों का अनुपात तो देखो, इधर देखो ए और बी, लाभ बांटा किस में जाएगा? पूंजियों के अनुपात। लाभ बांटा किस में जाएगा? पूंजियों के अनुपात में। ये देखो पूंजियों के अनुपात में एक ही पूंजी कितनी है? 50,000, 20,000, 4 जीरो तो कट गए। देखो लाभ को बांट रहा हूं मैं, तो 4 जीरो तो कट गए, तो किस में बटेगा? 5:2। ये लाभ बांटा जाएगा 5:2 में, 5:2 में बटेगा। अब देखो उधर से भी तो लाभ लेकर के आओ, कुल लाभ है कितना? पहले कुल लाभ की कल्पना तो करूं। ए देखो ध्यान से समझना, कुल लाभ की कल्पना करता हूं। ए है वो कुल लाभ का 20%, या इसे लिख लो 20%। इधर देखो 20% की भिन्न बना लो, या तो 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब कुल लाभ अगर 5 है, उसमें से ए का लाभ कितना है? 1। देखो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है? इनको बांटना है। 5:2 है तो ऐसी संख्या से इसको गुणा कर दो ताकि भिन्न नहीं आए। आप ऐसा करो, जैसे 5 और 2 टोटल कितना आया? 7। तो एक बार इनको 7 से आप गुणा कर सकते हैं ताकि बांटने में सुविधा रहे। देखो मैं 7 से अपनी मर्जी से गुणा कर देता हूं। चलो गुणा कैसे करेंगे हम? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि लाभ हमारा भिन्नों में नहीं आए। इसको भी मैंने 7 से गुणा कर दिया, इसको भी 7 से। इसका मतलब ये कितना हो गया? 7/35। काटने के लिए किया है मैंने, क्योंकि कुल लाभ है 5 और 2 7। अब 7 का भाग तो जाना ही चाहिए। ये तो टोटल कितना है? 5। अब 5 में तो 7 का भाग जाता ही नहीं है, तो 7 का भाग जाए इसलिए मैं क्या करूंगा? इसको 7 से गुणा कर दूंगा। तो ऐसा ध्यान रखें, कुल 7 है, यहाँ कुल 5 है, तो इनको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ 5 और 2 क्या है? 7, तो 7 से गुणा कर दिया। अब तो सवाल सोल्व हो गया। इसका मतलब कुल लाभ 35। ध्यान से समझो, यहां मैंने क्या कर दिया? इसका मतलब कुल लाभ तो 35 है और उसमें से ए का लाभ कितना है? सिर्फ 7 है। कुल लाभ तो 35 है, उसमें ए का लाभ 7 है। तो क्या किया मैंने यहां? अब ध्यान से समझना, यहां ए का लाभ कितना है बताओ? ए का लाभ तो है 7। 35 में से 7 तो बचा हुआ लाभ, मतलब जिसको बांटेंगे। तो बांटने योग्य लाभ कौन सा है? जो बांटा जाएगा। 35 में से 7 तो ए ले गया, तो सिर्फ 28 ही बांटा जाएगा। कुल लाभ तो 35 ही, ध्यान रखना। उसमें से ए का हिस्सा 7 है, बांटा गया लाभ 28, क्योंकि ए क्या करेगा? 7 तो पहले से ले लेगा सैलरी में से, 7 को बांटने नहीं देगा। इसीलिए इस प्रश्न में बोला गया है कि ए काम के साथ साथ कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है, तो क्या करेगा? वो 7 तो पहले ही रख लेगा, तो 28 को बांट देंगे हम। तो 28 को बांट देता हूं मैं। कैसे बांटूंगा? देखो अब लाभ चेंज हो जाएगा। देखो 5 और 2 7। अब लाभ कैसे बांटोगे? देखो ए का लाभ, अब नया लाभ कैसे आएगा? देखो 7 बराबर शेष लाभ को, देखो सवाल क्या है? शेष लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। शेष लाभ तो यही बचा 28, तो 7 बराबर 28। 1 बराबर कितना आ गया बताओ? 4। अब नया लाभ जो बांटने वाला लाभ है वो अब आएगा। अब ध्यान से समझना आप, 1 बराबर 4 है तो 5 बराबर 20, 1 बराबर 4 है, 2 बराबर 8, ये लाभ बंट गया। 20 और 8 28, मतलब हमने 28 को बांट दिया है 20:8। अब ध्यान से समझना, ए को 20 ही नहीं मिलेगा। सवाल कहता था कि ए तो 7 एक्स्ट्रा लेता है, ये एक्स्ट्रा है, ए का एक्स्ट्रा,
तो एक्स्ट्रा ए अपने आप जोड़ेगा, बाद में जोड़ते हैं। देखो पहले तो बांटते हैं, बांटा जाने वाला लाभ 28 है, पहले 28 को बांट दो, 20:8 है। अब एक्स्ट्रा जो था ना ए का वो बाद में जोड़ देगा अपना, तो देखो क्या 20 नहीं रहेगा, ये जो एक्स्ट्रा था वो 7 था, अब 7 अपना जोड़ के ले गए। तो बताओ ए का कुल लाभ कितना हो गया, 20 और 7 है 27, और बी का तो 8 ही है, वापस 35 आ जाएगा घूम के। देखो कुल लाभ तो 35 ही है, यहां पर भी देख लो 27 और 8 कितना आ गया 35। लेकिन सवाल की कंडीशन क्या थी कि ए 7 को एक्स्ट्रा पहले ही रख लेगा, पहले रख लिया तो बांटा कितना फिर 28, तो पहले 28 को बांटो किस में, 5:2 में, तो 28 बट गया 20:8। अब जो ए ने अपना रखा था वो बाद में जोड़ देगा, तो ए का टोटल हो जाएगा 20 और 7 27। मतलब ये तो है उसके व्यापार में से 20 और 7 तो उसकी सक्रियता थी, तो 20 और 7 27, और ये बी का कितना हो गया 8। इसको बोलते हैं जो लाभ है, कुल लाभ इस तरीके से बटेगा, ये है लाभ का। तो कुल लाभ जो 35 होगा ना, उसमें ए का तो है 27 और बी का कितना है 8। अब देखो सवाल क्या कहता है, इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपए अधिक लाभ मिला। लाभ का अंतर दे रखा, ये क्या है, इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपए अधिक लाभ मिला। अधिक का मतलब होता है अंतर, तो यहां चेक कर लो अंतर, इधर देखो अंतर ये रहा 27 और 8 का अंतर कितना होता है, अंतर तो कोई भी कर सकता है, 19 अंतर आ गया। देखो लाभ का अंतर यहां से लिख रहा हूं, 27 में से 8 गया 19, तो लाभ का अंतर रहा 27 में से 8 गया 19, और 19 का मान आपको दे रखा है, 19 बराबर कितना है 38,000, तो 19 बराबर 38,000। आपको किसका लाभ पूछा है, कुल लाभ बताओ, तो पहले एक का मान निकालो, 19 बराबर 38,000, 1 बराबर 2,000। एक इकाई का मान अगर 2,000 आ गया तो कुल लाभ तो 35 ही था, तो कुल लाभ भी हमारे पास आ गया। तो कुल लाभ था वो 35 था, तो 35 गुणा 2,000 कितना आएगा, 35 गुना 70,000 रुपए आ जाएगा। तो बात समझ में आई। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो पहले एक संख्या से गुणा जरूर कर लें आप। ये 5 और 2 7 था, तो यहाँ ये 5 है कुल, यहाँ तो 5 है और यहाँ कुल कितना है 7, तो आप क्या करो इनका लघुत्तम ले लो। देखो 7 और 5 35 बन रहे हैं ना, तो 35 बनाना है, तो 7 5 35, 7 एकम 7। तो बात समझ में आ गई होगी। थोड़े से उच्च स्तर के प्रश्न हैं, इनको बार बार देखें, समझने का प्रयास करें, आपका कंसेप्ट और अच्छा होगा। तो चलिए एक बेहतर प्रश्न और लेते हैं। ऐसा ही देखो, पहले वाले में 2 ही व्यापारी थे, इसमें 3 है। अब ये उच्च स्तर के प्रश्न चल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा, समझना होगा, अपना लेवल बढ़ाना होगा। कामयाबी कभी भी अपना लेवल कम नहीं करती। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको खुद का ही लेवल बढ़ाना होगा। इसलिए आप अपना जांचें परखें कि इन सवालों को आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना हमें और ज़्यादा मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। तो देखो क्या है, ए बी सी 3 साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 80,000, 1,20,000, 1,50,000 रुपए है। एक काम के साथ साथ कुल लाभ का 1/8 सैलरी के रूप में लेता है। मतलब वही लाइन है, एक कलाकार है, सक्रिय साझेदार है, एक काम के साथ साथ मतलब कुल 8 लाभ होता है, तो उसमें तो एक तो पहले ही रख लेता है। एक को कुल 2600 रुपए मिलते हैं, तो कुल लाभ बताओ। मतलब जो बचा हुआ, इसमें एक लाइन और है, जो बचा हुआ लाभ है ना उसको किस में बांटा जाता है, पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाता है। तो इस सवाल को आप करें। मैं पानी पी लेता हूं। कर लिया होगा आपने। एबीसी 3 साझेदार है जिनकी पूंजी 80,000, 1,20,000, 1,50,000। दो क्या करते हैं हम, सबसे पहले लाइन इंपॉर्टेंट है, लाभ को हमेशा पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो पहले एक लाभ तो इधर से आएगा, एक इधर, इसमें 2 लाभ मिक्स हो जाते हैं। पहले चलो पूंजी वाला काम कर देता हूं। देखो लाभ तो बढ़ जाएगा,
कितने जीरो कटेंगे रे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये एक लाभ का अनुपात तो ये हो गया। चलो भाई, ए बी सी कितना आ गया? 8:12:15। ये भी लाभ है। एक लाभ इधर से निकल के आएगा। देखो ए काम के साथ साथ कुल लाभ का 1/8, इधर देखो 1/8 ए लेता है, तो ये है 1/8। इसका मतलब कुल अगर 8 है तो उसमें से ए का हिस्सा कितना है? 1। अब ध्यान से समझो, इसको किससे गुणा करेंगे हम? ये 35 बन रहा है। देखो 12 और 8 20, 20 और 15 कितना आया? 35। तो 35 तो है ही नहीं है, ये तो कितना? 8 है। देखो 8 में से अगर 1 चला गया तो बचेगा कितना? 7। मतलब 7 को बांटना है। देखो बांटना कितने को ये समझना है। कुल तो 8 है, 8 में से 1 चला गया 7, लेकिन ये तो 7 है, ये 35 है। तो 35 कैसे बनेगा? मैं 5 से गुणा कर सकता हूं। ये खुद को ही सोचना पड़ेगा भाई, ये आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा कि यहाँ 8 तो कुल है, उसमें से 1 गया 1 के पास, तो बांटने वाला कितना है? 7। तो यहाँ तो 7 बांटा जा रहा है, यहाँ कितना बांटा जा रहा है? 12 और 8 20 और 15 35। तो 35 बना लो ताकि सुविधा रहे। तो यहाँ 35 बना लेता हूँ। चलो 35 कैसे बनेगा? किससे गुणा कर दूंगा मैं? 5 से गुणा कर दूंगा। यहाँ ध्यान से समझो, अगर आप इसको 5 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 5 से, इसका मतलब है ये आ गया 5, ये आ गया 40। इसका मतलब कुल लाभ तो 40 है, कुल लाभ तो 40 है, और उसमें ए का एक्स्ट्रा कितना है? ए का हिस्सा कितना है? 5। कुल लाभ 40 की कल्पना करेंगे। ये 40 क्यों आया? देखो यही तो समझना था, क्योंकि यहाँ 12 और 8 20 और 15 35 बट रहा है। तो क्यों ना हम 35 का मल्टीपल ले? 35 का मल्टीपल होता है 35 70। उसका पता कैसे लगेगा? 8 में से 1 गया 7, 7 को बांटना है। तो 7 का पहाड़ा ऐसा बोलो कि 35 आ जाए। 7 दूना 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 5 35। बस 35 से काम चल गया। इसी तरीके से हमें लाभ को क्या करना था? बांटना था, और कुछ था ही नहीं सवाल में। तो 35 आने के लिए हमने 5 से गुणा कर दिया। देखो 35 सीधा नहीं आएगा, 40 में से 5 एक का, तो 35 को बांटना है। तो सबसे पहले बांटा गया लाभ, पहले बताओ ए का लाभ कितना एक्स्ट्रा वाला? ए का लाभ 40 में से 5 है, तो ए 5 तो पहले ही रख लेगा, तो बांटने योग्य है। बांटने योग्य लाभ कितना बचा? 40 में से 5 ए ने रख लिया, तो बांटने योग्य तो 35 है। और मजे की बात यह है कि ये टोटल भी कितना है? 35 है। अरे 8 12 और 15 टोटल कितना हो रहा है? 35। तो इनको बैलेंस करेंगे, यहाँ लाभ 35 है, यहाँ भी टोटल 35 है। तो देखो 35 बराबर तो क्या आ गया? 35 ही आ गया। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब लाभ तो यही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 बराबर 1 है तो यही रह गया। 8 12 और 15। बात समझ में आ गई आपके? बस यहाँ से बैलेंसिंग आप सीखें कि 35, यहाँ भी 35, तो 35 बराबर 35 है, तो बंट गया 8 12 15। अब हम क्या करेंगे? जो ए ने अपनी सक्रियता दिखाई थी ना, वो बाद में जोड़ेगा। ए बोलेगा मैं तो लाभ को जोड़ूंगा, ये 8 तो व्यापार में से लिया, लेकिन ए का 5 एक्स्ट्रा भी तो था, तो ए का 5 एक्स्ट्रा है, तो ये तो 5 एक्स्ट्रा ए और लेगा, तो ए का ही एक्स्ट्रा होगा, सबका नहीं होगा। तो ए का 8 नहीं माना जाएगा अनुपात, ए का माना जाएगा 13, ये 12 ही रहेगा, ये 15 ही रहेगा। तो ये होता है कुल लाभ का बंटवारा। कुल लाभ इस तरीके से है। ऊपर वाला तो बांटा गया लाभ था, लेकिन कुल लाभ कितना है? ए एक्स्ट्रा भी तो ले रहा है 5, तो एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया 13। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ था? ए को कुल 2600 रुपए मिलते हैं। अब की बार हमें ए का लाभ सीधा दिया हुआ है, ए को 2600 रुपए और यहाँ कितना मिलता है? 13। तो सवाल सोल्व हो गया। देखो 13 बराबर कितना आ गया? 2600। 13 का मान अगर 2600 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 13 दूना 26, 1 का मान आ गया 200।
एक इकाई का मान 200 आ चुका है, तो कुल लाभ बताओ। तो कुल लाभ तो 13, 12, 15 जोड़ लो, और कुल लाभ तो यही तो था 40। तो कुल लाभ इनको जोड़ोगे तो भी 40 ही आएगा। 15 और 12 27 और 13 40, क्योंकि हमें कुल लाभ को ही तो बांटना है लास्ट में। तो कुल लाभ है वो 40 यूनिट है, तो 40 गुणा 200, तो 4 दूना 8, 3 0 आ जाएगा, तो 8,000 रुपये आ जाएगा। तो ये थोड़े से उच्च स्तर के प्रश्न हम कर रहे हैं, इनको आप 2-3 बार करोगे तो आपके थीम समझ में आ जाएगी कि यहाँ वाला लाभ इस लाभ से किस तरीके से बैलेंस हो रहा है। मतलब कुल लाभ में से एक थोड़ा सा पहले ही रख लेगा। दोबारा समझ सकते हैं इसको आप। कुल लाभ 40 था, उसमें से 5 तो गया, तो बांटेंगे 35 को। पहले 35 को बांटो इस अनुपात में, क्योंकि लाभ हमेशा पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। तो 35 को बांट दिया 8, 12, 15 में, तो ये आ गया 8, 12, 15। अब ए बोलेगा मैं तो पहले से मेरा तो लाभ था वो जोड़ूंगा, तो जोड़ दे भाई। तो 8 और 5, ए का लाभ 13 है, 13, 12 और क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो अच्छा प्रश्न था ये, 19वां प्रश्न था। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। घबराने की आपको जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये प्रश्न आपके समझ में आने लगेंगे। एक बार में समझ में नहीं आएंगे, बार बार इनको देखें और पूरा कंसंट्रेट होकर इनको समझने का प्रयास करें। इधर देखो, ए ने एक व्यापार में 20 से 350 रुपए अधिक लगाए। ए ने एक व्यापार में 20 से 350 रुपए अधिक लगाए। इसका मतलब क्या है, ये ए और बी की पूंजियों का क्या है, अंतर है। आगे ए ने 8 महीने के लिए जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। ये क्या है, इनकी पूंजियां हैं समय के लिए, समय, ये समय है पूंजियों का। अब देखो 125 रुपए के कुल लाभ में से ए को बी से 75 रुपए अधिक मिले। इसका मतलब क्या है, लाभ का अनुपात नहीं दिया, लाभ को बांटो तब अनुपात आएगा। कुल लाभ तो 125 रुपए है, और 125 रुपए के कुल लाभ में से ए को बी से 75 रुपए अधिक मिले। तो देखो कैसे बराबर बराबर बांटते हैं। इधर ध्यान से समझना, मैं एक तरीका बताता हूं। जैसे मान लो एक बार ऐसे सोचो, कुल लाभ मान लो 60 रुपए है। कुल लाभ कितना है, 60 रुपए। मैं बोलूं ए को बी से 10 रुपए अधिक मिले। देखो समझना एक बार, मैं बोलूं ए को बी से 10 रुपए अधिक मिले, तो जल्दी कैसे करोगे आप, क्या करो 10 रुपए अधिक मिले ना, इसको पहले घटा दो। 10 रुपए अधिक है, 60 में से 10 गया 50। आप क्या करो 50 को बराबर बराबर बांट दो। एक बार 50 के 2 टुकड़े करो, एक तो आ गया 25, एक आ गया 25। अब बताओ, एक को तो 10 रुपए अधिक मिले थे ना, ये तो बराबर बराबर है, 25 25 50। इसका मतलब 10 रुपए अधिक मिले थे ना, वो अब जोड़ दो चाहिए। तो 10 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 35। आप तुरंत बता सकते हैं, ए को तो मिले थे 35 और बी को मिले थे 25, जोड़ के देख लो। 35 और 25 कितना आ गया 60। और सवाल क्या कहता है, ए को बी से 10 रुपए अधिक मिले तो ए को मिले 25, एक को 35। एक और समझो, मतलब इनको डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको इन सवालों को। जैसे मान लो 120 रुपए का कुल लाभ है, मैं बोलूं ए को बी से 18 रुपए अधिक मिले, तो ए को कितने मिले, बी को। तो 18 को मैं पहले ही माइनस कर दूंगा, कितना बचा 102। 102 को बराबर बराबर बांट दो, एक को मिले 51, इसको भी 51। ये तो बराबर बराबर हो गए। एक को अधिक मिले कितने 18, तो 18 जोड़ दो, तो कितना आएगा 9 6। इसका मतलब एक को 69 मिले हैं और एक को कितने मिले हैं 51। तो जब भी अंतर दिया हुआ है, एक को इससे इतना अधिक मिला है, टोटल दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले अंतर कर लो और बराबर बराबर बांट के फिर उसमें जोड़ दो, तो बराबर बराबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए यही तो सवाल में पहुंचाया गया है। देखो इस सवाल में लास्ट में यही तो लिखा है, ये लाभ का अनुपात मैं सीधा ही निकाल दूंगा। देखो लाभ का अनुपात निकाल रहा हूं। 125 रुपए के कुल लाभ में से ए को बी से 75 रुपए अधिक मिले, तो मैं क्या करूंगा, देखो लाभ का बंटवारा कर रहा हूं। आप क्या करो, 175 में से क्या माइनस कर दो, 125 है, 125 में से पहले ही माइनस कर दो 75,
ये साहब माइनस कर दिया तो कितना आ गया बताओ 50। ये आ गया 50। अब मैंने कहा था बराबर बराबर बांट दो, एक को मिल गए 25 और एक को मिल गए 25। ये तो बराबर बराबर ही आए हैं, एक को तो कितने अधिक मिले हैं 75, तो एक को 75 और जोड़ना पड़ेगा। यह आ गया लाभ। देखो लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं, 75 और 25, ये 100 और ये 25, ये लाभ का अनुपात आ गया। देखो लाभ का अनुपात कैसे निकाला भाई, 125 रुपए के कुल लाभ में से एक को 20 से 75 रुपए अधिक मिले हैं, तो 125 में से 75 घटा दिए, 50 के बराबर बराबर 25 25, लेकिन एक को तो 75 अधिक मिले थे, अब जोड़ दो। पहले 75 घटाना है, फिर बराबर बराबर बांट के वापस जोड़ देना है, ये तरीका है। अब देखो इसको सरल कर लो, कितना अनुपात आएगा 100 अनुपात 25, 4 अनुपात 1। ये किसका अनुपात आ गया, ये लाभ का अनुपात आ गया। तो सवाल बहुत अच्छा था, हमारे पास लाभ का अनुपात इस तरीके से निकलता है। तो लाभ हमारे पास आ चुका है, ए का लाभ है 4 और बी का लाभ कितना है 1, ये तो आ गया लाभ का अनुपात। अब हमें तो पूंजियों का अनुपात चाहिए, क्योंकि ए ने एक व्यापार में बी से कितने रुपए अधिक, ए ने एक व्यापार में बी से 350 रुपए अधिक लगाए, ए ने 8 महीने के लिए पूंजी लगाई, तो आपको पूंजियां पूछिए, इस सवाल में पूंजी पूछिए भाई। ये कितना आ गया 4 अनुपात 1। इस सवाल में पूछा क्या है, ए ने एक व्यापार में बी से 350 रुपए अधिक लगाए, ए ने 8 महीने के लिए जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई, 150 रुपए के कुल लाभ में से ए को बी से 75 रुपए अधिक मिले, तो आपको पूंजी बतानी है, ए की या बी की, जो भी है पूंजी बतानी है। तो बी की पूंजी, बी की पूंजी बता सकते हैं, ए की पूंजी बता सकते हैं, ये पूंजियां पूछी थी। तो ये लाभ आ गया। अब टाइम, समय का अनुपात आपके पास है, समय का अनुपात कितना है, ए ने 8 महीने के लिए और बी ने 4 महीने के लिए, ये 8 है। और आपको पता है कई बार ये सवाल आपके सामने आ चुका है, जब लाभ और समय आपके पास होते हैं तो पूंजियां तो कोई भी निकाल सकता है। कैसे निकलेगी, लाभ 4/8, देखो 4/8 1/2, ये हो गया 1/4। लघुत्तम कितना आएगा 4, लघुत्तम से गुणा कर देंगे हम, 4 4, और ये हमारे पास आ गई पूंजियां, ये 2 पूंजी है इसकी, और इसकी कितनी आ गई 1। प्यारे बच्चों आपके बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास पूंजियों का रेशियो आ चुका है, पूंजियों का रेशियो, इसका मतलब ए की पूंजी 2 है, बी की पूंजी 1 है, अंतर कितना है पूंजियों का 1, पूंजियों का अंतर 1 है। और एक तो दिया हुआ है, ए ने एक व्यापार में बी से 3500 रुपए अधिक लगाए, 350 रुपए अधिक लगाए, तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 बराबर है 350। एक इकाई का मान अगर 350 आ चुका है तो हमें पूछा गया बी की पूंजी, पहले ए की निकाल दो। ए ने कितनी पूंजी लगाई 2, तो 2 × 350, तो ए ने कितनी पूंजी लगाई थी 700 रुपए। बी की पूंजी तो है ही, ए की है, तो ए का मान कितना आ गया 350। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, इसमें आपने एक नई बात सीखी, लाभ को जब रुपयों में दिया गया है तो उसको अधिक या कम में हम कैसे बांटते हैं। देखो सवाल क्या था, 125 रुपए के कुल लाभ में से ए को बी से 75 रुपए अधिक मिले, तो जल्दी से आपको लाभ का अनुपात बनाना है। लाभ का अनुपात कैसे बनाएंगे, पहले आप 75 को घटाओ तो आ गया 50, 50 को बराबर बराबर कर दो 25 25, फिर जो घटाया था ना वापस जोड़ दो, क्योंकि ए को बी से 75 रुपए ज्यादा भी तो मिलने चाहिए, इसलिए प्लस, तो कितना आ गया 25 और 75, 100 और 25 बंट गया। देखो टोटल 125 है, ये 100 और 25, 4:1। तो 4:1 लाभ का अनुपात है। समय का अनुपात आपको दिया हुआ है, हम पूंजियों का अनुपात निकाल सकते हैं, पूंजियों का अंतर हमें दिया हुआ है। ये बेहतरीन प्रश्न था, इनको समझना पड़ेगा। तो चलिए 20वां प्रश्न था, एक प्रश्न मैं ऐसा का ऐसा और करवा देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर। ऐसा का ऐसा प्रश्न है, ठीक ऐसा प्रश्न देखो क्या है,
ए ने बी से 1920 रुपए अधिक लगाए। ये क्या है 1920 रुपए? ये पूंजियों का अंतर है। बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए, देखो बी पहले बोला है, बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई, तो ये पूंजियों, ये समय का अनुपात है। अगर 358 रुपए के कुल लाभ में से, ध्यान से पढ़ना, अगर 358 रुपए के कुल लाभ में से ए को बी से 42 रुपए ज्यादा मिले तो बताओ बी की पूंजी बताओ। तो पहले बांटो तो सही, पहले लाभ का अनुपात निकालो। देखो अब तो सीधा समझो, सबसे पहले आपको लाभ को बांटना होगा। लाभ टोटल कितना है देखो 358, आप क्या करो पहले ही माइनस कर दो, कितना 42, ये माइनस किया, चलो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 316। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करो, इनको बराबर बराबर बांटो एक बार, 316 के 2 टुकड़े कर दो तो कितना आएगा बताओ, 150 150 308 और 158, देखो ये आ गया 158, बराबर बराबर हो गया ये 158 158। अब क्या करेंगे हम, जो 42 रुपए ज्यादा था ना वो इसमें जोड़ दूंगा, ये साहब जोड़ दिया 42 और ये बंट गई। तो अब आ गया 8 और 2 10, 5 और 4 9 और 1 10, ये एक कितना आ गया 200, ये तो आ गया 200 और ये आ गया 158। आप जोड़ के देख लो, 200 और 158 कितना होता है, 358 होता है। और इसको आप सरल कर सकते हैं, ये कट रहा है, ये किससे कट रहा है देखो, अनुपात को सरल करेंगे हम तो 2 से काट लेंगे तो ये 100 अनुपात, ये 2 7 14, 2 निमा 18, ये आ गया 100 अनुपात 79। ये अनुपात किसका आ चुका है, ये लाभ का अनुपात है। तो सबसे पहले हम लाभ का अनुपात लिख सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूं। देखो लाभ का अनुपात कितना आ गया, लाभ का अनुपात हमारे पास है कितना है, ए का लाभ कितना है 200 है और बी का लाभ 79 है। ये ए और बी के लाभ आ गए हैं और समय हमारे पास है, बताओ समय कितने दे रखे हैं। देखो बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए, बी ने 7 महीने के लिए जबकि ए ने 4 महीने के लिए, तो बी ने 7 महीने, ए ने तो 4 महीने के लिए और बी ने कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए हम किसका अनुपात बना सकते हैं, पूंजी का अनुपात बना सकते हैं। बताओ पूंजी का अनुपात क्या आएगा। अब पूंजी का अनुपात तो कोई बना सकता है, भाग लगाओ, 200 में 4 का भाग लगाओ कितना आएगा 50। देखो 200 में 4 का भाग लगाया 50 और इसमें भाग जाता है क्या 79 में 7 का भाग नहीं जाता, 7 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करें, 7 का भाग नहीं जा रहा है तो इसको आप 7 से गुणा कर दो, 7 से गुणा करो तो 7 5 35, ये आ गया 350 और ये कितना आ गया 79। ये किसका अनुपात आ चुका है, ये पूंजियों का अनुपात हमारे पास प्रकट हो चुका है। तो इतना यहां तक नोट करो आप, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। नोट कर लिया होगा आपने यहां तक। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। यहां कितना लिखा हुआ है, यहां 200 नहीं, अनुपात कितना है 100 है भाई, यहां ये 100 है भाई। ये बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा, इसके हिसाब से ये भी प्रभावित हो जाएंगे। इधर देखो अनुपात, ये 200 नहीं 100 अनुपात 79 है तो यहां 100 है। कितना है 100। देखो 100 में 4 का भाग लगाओ 25 आएगा और ये कितना आ गया 79/7। अब 7 से गुणा करेंगे, 25 गुणा 7, 25 7 175 और ये 79।
यही तो है इनकी पूंजियां, और पूंजियों का अंतर आपको दे रखा है। ए ने बी से 1920 रुपए अधिक लगाए हैं, तो इनका अंतर करके देखो आप, इनका जब आप अंतर करेंगे तो कितना आएगा, देखो 175, शायद 96 आएगा। 175, 15 में से 9 गया 6, 8 हो गया 9, 96, डिफरेंस कितना आएगा 96। तो ये अंतर आपको दे रखा है कितना, अंतर हमारे पास है 96, और 96 का मान तो दे रखा है। 96 कितना है, देखो ए ने बी से 1920 रुपए अधिक लगाए हैं, तो 96 बराबर 1920, एक का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक इकाई का मान अगर 20 आ चुका है तो बी की पूंजी आपको बतानी है। बी की पूंजी ये रही 79, तो बी की पूंजी ये रही, तो बी की पूंजी हो गई 79 गुणा 20, तो 9 दूना 18, 14 और 1 15, 1580 रुपए। तो यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये बेहतरीन प्रश्न थे, ये थोड़े से उच्च स्तरीय प्रश्न मैंने साझा में आपको कराए हैं ताकि साझा में आपको और मजबूत पकड़ बने। हालांकि परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो साझा का आसान प्रश्न ही आज तक आया है, लेकिन आपकी समझ बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े और आपको चैप्टर के ऊपर एक मजबूती बने, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जोड़ दिए हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, धन्यवाद।